हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश विशेन है। आई गॉट 647 रैंक इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। यहाँ मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करने आया हूँ कि कैसे मैं 10th के बाद 12th करने के लिए डीपीएस बोकारो गया, जहाँ पे मैंने आईआईटी की तैयारी की। देन आई वेंट टू ट्रेनिंग शिप चाणक्य टू डू अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स ऑफ मर्चेंट नेवी। मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में क्यों गया और मर्चेंट नेवी एग्जैक्टली होता क्या है, और साथ ही क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसी है, और क्या ट्रांजिशन था मेरा फ्रॉम मर्चेंट नेवी टुवर्ड्स बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट एंड देन फाइनली आई एम ए सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो वो जो प्रोसेस था वो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है क्लास 10th से। क्लास 10th में मुझे 10 CGPA मार्क्स आया था। उस समय CGPA सिस्टम था, तो घर वालों ने कहा कि चलो अच्छे स्कूल में अब एडमिशन करवाओ, क्योंकि मैं बिहार के दरभंगा में उस समय पढ़ाई कर रहा था। तो फिर मैंने 2-3 जगह अप्लाई किया, तो मुझे DPS बोकारो से कॉल आ गया, तो वहाँ पे मैं चला गया। जब मैं बोकारो गया तो मुझे पता चला कि अच्छा IIT JEE नाम का एक एग्ज़ाम है। उस समय तक मुझे पता भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी ज़्यादा, और सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो मैंने 2 साल तैयारी तो काफ़ी अच्छे से की, पर क्योंकि थ्रू द प्रोसेस मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो एग्ज़ाम है ये शायद मेरे एप्टीट्यूड के लिए नहीं है, या फिर ये इंजीनियरिंग इन जनरल शायद आई वॉज़ नॉट दैट गुड एट इट। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। पर तैयारी की, अच्छे से की, काफ़ी ऑनेस्टली की, बट एट द एंड ऑफ द क्लास 12th मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन। मुझे JEE मेंस में ठीक ठाक रैंक आया था, शायद कोई NIT मिल जाता, लेकिन IIT JEE क्रैक नहीं हो पाया। तो IIT नहीं हुआ तो ये हमेशा से एक हर क्लास 12th वाले को एक डर रहता है कि अगर IIT नहीं हो पाया तो फिर आप क्या करोगे। तो मुझे कुछ सीनियर्स ने बताया 2 एग्ज़ाम के बारे में, एक ICAR एग्रीकल्चर के लिए और एक IMU CET जो कि मर्चेंट नेवी के लिए था। तो मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो उस समय भी नहीं थी, पर ये था कि हाँ, एक ऐसा जॉब है जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और आप दुनिया घूम पाते हो शिप पे। तो यही सोच के मैं एग्ज़ाम दे दिया और मुझे रैंक आया IMU CET एग्ज़ाम में 442। अब पहले ये जान लेते हैं कि IMU CET एग्ज़ाम होता क्या है। तो ये क्लास 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल GK GS फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और इसका एक प्रॉपर रैंक रिज़ल्ट आता है, और फिर बेस्ड ऑन योर रैंक यू गेट द कॉलेजेस। तो IMU दैट इज़ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी की शेप ली थी 2008 में। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कैंपसेस आते हैं, जैसे मुंबई कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, कोलकाता कैंपस, कोच्चि कैंपस, वाइजैक कैंपस एंड चेन्नई कैंपस। चेन्नई इज़ द हेडक्वार्टर। अब ये आपको जब रैंक आ जाता है तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि अब आप कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हो। तो आपके पास कोर्सेज़ के ऑप्शंस होते हैं BSc इन नॉटिकल साइंस, देन BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, देन नेवल आर्किटेक्चर, और फिर एक आता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। So in all these naval architecture, BSc in nautical science and BTech, you get a proper degree, but in diploma in nautical science you don't get a proper degree, you just get a certificate of diploma. तो अब ये BSc nautical science से आप करते क्या हो और आप बनते क्या हो। तो जब आप, जो एक शिप होता है, जो भी मर्चेंट शिप्स होते हैं, बेसिकली देयर वर्क इज़ टू कैरी द कार्गोज अक्रॉस द ग्लोब। तो जो भी हमारे ट्रेड हैं किसी भी कंट्रीज़ के, वो शिप के थ्रू ही होते हैं। तो उन शिप्स, वो जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, उनके ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को मर्चेंट नेवी इन ए होल कहा जाता है। तो अगर आप BSc इन नॉटिकल साइंस करते हो तो आप शिप के जो डेक साइड है, जो ऑफिसर साइड है, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेविगेशन एंड कार्गो हैंडलिंग, तो आप उस वाले सेक्टर में जाओगे। और अगर आप मरीन इंजीनियरिंग का वाला कोर्स करते हो तो फिर आप इंजन साइड में जाओगे एंड यू विल बी इंजीनियर। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि डेक साइड की हायरार्की क्या है और आप बनते क्या हो और आपको सैलरी कैसी मिलती है। तो whenever you get a placement from the campus, then you will be going to join a merchant ship. अगर आप BSc नॉटिकल साइंस की हो तो आप एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करते हो शिप पे, और जब आप डेक कैडेट ज्वाइन करोगे तो आपको 12 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे मिलेगी। द ऑफिसर्स विल गिव यू द ट्रेनिंग, और
उसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ एग्ज़ाम्स पास करने होंगे और फिर वो एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद यू विल बी डेजिग्नेटेड एज अ थर्ड ऑफिसर. Then after a certain months of sailing, you will be promoted as second officer, then chief officer and finally the captain. तो जो हम लोग बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप ये वो बीएससी नॉटिकल साइंस पढ़ने के बाद जब आप शिप पे जाते हो और आपकी सी टाइम कंप्लीट होती है तो फिर आप जाके कैप्टन बनते हो. अब कितना टाइम लगता है? तो जैसे आप डेक कैडेट में आपको 12 महीने लगेंगे, आपको एज अ थर्ड ऑफिसर परहैप्स 18 months to 2.5 years लग सकता है. Again as a second officer you may have to sail for around 2 years or 2.5 years of sea time you have to complete. For chief officer as well around 3 years की सेलिंग होती है. वो डिपेंड करता है, थोड़ा वेरी कर सकता है कंपनी के रिक्वायरमेंट पे. और देन यू विल बी एबल टू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप. Similarly the hierarchy for engine side goes at as इंजन साइड के वो होते हैं ऑफिसर ट्रेनी होते हैं, देन द फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर. तो सैलरीज मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट है बिकॉज यू गेट सैलरी इन डॉलर्स नॉट इन इंडियन रुपीज़. एंड सपोज यू आर थर्ड ऑफिसर जो कि मेरे सारे बैचमेट्स बन चुके हैं अभी, सो दे आर अर्निंग $3,000 a month, $3,500 a month. So at the age of 24 you are getting a good amount of salary. अगर आप सेकंड ऑफिसर या से चीफ ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी अराउंड $8,000 a month, $10,000 a month तक भी हो सकती है. और कैप्टन्स की सैलरी अराउंड $15,000 तक भी जाती है ऑयल टैंकर्स पे. तो सैलरी वाइज बहुत ही अच्छी जॉब है ये. आपको शायद ही लैंड पे या शोर पे इतनी अच्छी सैलरी मिलने वाली कोई और प्रोफेशन मिले. Similarly, the salary for engineers are equivalent. जो रैंक मैच होता है, जैसे कैप्टन का रैंक मैच होता है चीफ इंजीनियर पे, तो उनको भी ऑलमोस्ट इतनी सैलरी मिल जाती है. चीफ ऑफिसर का रैंक मैच होता है सेकंड इंजीनियर से, तो उनको भी ऐसी सैलरी मिल जाती है. सो दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी कि आपको सैलरी एक तो डॉलर्स में मिलती है और दूसरी बात ये है कि बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है. अब हम थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहते हैं. तो मेरे कॉलेज का नाम था ट्रेनिंग शिप चाणक्य. सो बेसिकली इट इज़ अ सक्सेसर कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग शिप डफरिन एंड ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा. तो ट्रेनिंग शिप डफरिन तो बहुत ही पुराना शिप था. 1927 से 1972 तक ट्रेनिंग शिप डफरिन ने अपनी सर्विसेज दी थी. और ये नाम से ही पता चल जाता है कि लॉर्ड डफरिन के नाम पे इस शिप को रखा गया था, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो ये शिप, इस कॉलेज की लेगेसी बिफोर इंडिपेंडेंस से कैरी हो रही है. और जब 1972 में ट्रेनिंग शिप डफरिन पुरानी हो गई तो उसको स्क्रैप कर दिया गया और एक नया शिप बनाया गया ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा. ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा का नाम रखा गया था राजेंद्र चोला जी के नाम पे, हु वाज द ग्रेट लीडर ऑफ द चोला एम्पायर. तो उनके नाम पे ये शिप को रखा गया था. और ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा ने भी 1990s तक सर्विस दी. उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा क्या कि रादर देन मेकिंग अ प्रॉपर शिप, हम लोग एक कैंपस बना देते हैं एंड वी विल ट्रीट द कैंपस लाइक अ शिप ओनली एंड द कैडेट्स विल बी ट्रेन्ड. क्योंकि कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ आ रहे थे. और अगर आप देखोगे इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री तो 1990s में BOP क्राइसिस भी आ गया था. तो उसी को देखते हुए ट्रेनिंग शिप चाणक्य बनाया गया था. कॉलेज की लेगेसी के बारे में हम ऐसे जान सकते हैं कि टिल अराउंड 2010 TS चाणक्य में जो रिक्रूटमेंट होता था वो IITs के थ्रू होता था. तो ये पता चलता है कि कैडेट्स की क्वालिटीज़ कितनी अच्छी थी इस कैंपस में. अगर हम प्रेजेंट डे TS चाणक्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग, 2 कोर्सेज़ की ट्रेनिंग होती है. एक तो BSc नॉटिकल साइंस जो कि मैंने पढ़ाई की थी, और एक होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. तो ये कॉलेज अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है. ये बाकी कॉलेजेस जैसा नहीं है. इट इज़ अ प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं कैडेट्स होते हैं और यहाँ पे फैकल्टीज़ नहीं कैप्टन्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं. तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है जैसे कि शिप नेविगेशन, ब्रिज वॉच कीपिंग, सीमैनशिप, देन मेरीटाइम लॉज. तो ये सब हमें प्रॉपर्ली उस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है जो कि हमें शिप पे एक्चुअली काम आएगा.
As an officer, we have to navigate the ship, we have to manage the cargo on board the ship, then the proper seamanship is to be performed by the officers, and the overall management is done by the captain. तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें ट्रेनिंग में ही बता दी जाती हैं। बट इस कॉलेज का जो चार्म है वो नॉन एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि theoretical knowledge तो ठीक है, we eventually learn, but the attitude which it builds along with the aptitude is really praiseworthy. सबसे पहले ये कॉलेज का जो पिलर है वो है यहाँ का डिसिप्लिन। आपको रेगुलर फॉल-इन्स अटेंड करना होता है, एक दिन में आपको 3 फॉल-इन्स अटेंड करने होते हैं, विच इज़ ओवरसीड बाय द चीफ कैडेट कैप्टन, जो कि खुद एक 3rd ईयर कैडेट ही होते हैं। आपको सुबह सुबह उठ के पीटी करवाया जाता है, आपको योगा करवाया जाता है, आपको स्विमिंग करवाई जाती है। उसके बाद आप अपना रेगुलर रूटीन करके आप वापस से ब्रेकफास्ट करते हो। उसके बाद वापस से आपकी एक स्कॉलस्टिक फॉल-इन होती है, फिर शाम 5 बजे तक की पढ़ाई होती है, और फिर आप वापस से स्पोर्ट्स में लग जाते हो, एंड देन अगेन इवनिंग फॉल-इन, और फिर शाम में स्टूडेंट्स और फिर शाम में कैडेट्स अपने सीनियर से इंटरैक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एटमॉस्फेयर रहता है कैंपस के अंदर। सेकेंडली, इस कॉलेज का जो ब्यूटी है वो है यहाँ का सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनिशियल मंथ्स में, बट वंस दे आर रेडी मीन्स सीनियर्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बिकॉज on board ship there are very few officers, and that relationship, that trust has to be built right from the training days. तो वो TS चाणक्य में बहुत ही अच्छे से नरिश किया जाता है। अगर हम कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, प्लस यहाँ का जो खाना होता है, जो डाइट होता है, दे विल ट्रीट यू लाइक एन ऑफिसर। तो बहुत ही अच्छा डाइट है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स IITs में हैं, उन्हें भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है जो हमारे कैंपस में मिलता है हमें। इसके बाद अगर एक बात हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इंचार्जशिप्स हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि कैडेट ही होल्ड करते हैं। मुझे याद है मेरे एक सीनियर कहा करते थे कि दिस इज़ अ कॉलेज रन बाय कैडेट्स। तो एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय द कैडेट्स ओनली, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन बोर्ड शिप बीइंग द ऑफिसर यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर इन द मिड ऑफ द सी, और वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा नहीं, तो आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। सो ये ट्रेनिंग इज़ मॉडल्ड ऑन दीज लाइन्स कि आपको सब कुछ उन 3 सालों में ही सिखा दिया जाए। एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है ना कि अभी कॉलेज में या फिर इस इन जनरल IMU में दिख रहा है हमें, वो है इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग जेंडर रेशियो। बिकॉज व्हेन आई ज्वाइंड ट्रेनिंग शिप चाणक्य in 2016, द जेंडर रेशियो was quite skewed. There were around 150 cadets in my batch, and 2 of them were girls. But now it is improving, and this shows the evolution of society and एक्सेप्टेंस ऑफ फीमेल ऑफिसर्स ऑन बोर्ड शिप। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे कि मर्चेंट नेवी, बहुत ही एक डिवाइडेड ओपिनियन है मर्चेंट नेवी को लेके कि क्या है ये मर्चेंट नेवी, और कुछ लोगों के नज़र में ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, कुछ लोगों के नज़र में बिल्कुल भी अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो जो भी मेरा एक टेक है उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि क्या है मर्चेंट नेवी और इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उसका सैलरी। एज आई सेड, बहुत ही अच्छी सैलरी है, अराउंड 10 लाख 15 लाख इन इंडियन रुपीज़ फॉर अ मंथ इज़ अ ग्रेट सैलरी। सेकंड इसका प्रो है, इसका अपॉर्चुनिटी जो ये आपको देता है 4 से 6 महीना घर पे रहने का, बिकॉज ऑब्वियसली यू कान सेल ऑल थ्रू द ईयर। तो आप 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने सेल करते हो, फिर आप 3-4 महीने का ब्रेक ले लेते हो और फिर आप वापस से सेलिंग करते हो। तो वो जो 3-4 महीने का जो आपको एक एक्सटेंडेड हॉलीडे मिलता है अपने फैमिली के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा है। आप उसमें फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हो, अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ये सर्विस, जो कि आपको शायद बाकी जॉब में या प्रोफेशन में ना मिले। एक बहुत ही अच्छा सा कोट था हमारे कैंपस में लिखा हुआ था कि लिव लाइफ बियॉन्ड ऑर्डिनरी। तो ये इसका तीसरा स्ट्रेंथ है, इस अट्रैक्शन है इस प्रोफेशन का, दैट यू विल फील दैट यू आर नॉट लिविंग अ मोनोटोनस लाइफ ऑफ लाइक एवरी अदर
people in the present time who means वो जो 9 to 5 वाला जॉब होता है आप वैसा नहीं कर रहे होगे, you will be feeling a bit different from others, from the rest of the people। तो वो वाला एक फीलिंग जो है ना कि लीग से हट के कुछ काम करना है, वो आपको मर्चेंट नेवी में ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन आता है ना, वो आता है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है दुनिया घूमने का। यू विल बी द ऑफिसर ऑन बोर्ड शिप, और आप दुनिया घूम रहे हो, आप शिप पे हो, जब भी पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको, तो आप एम्स्टर्डम घूम रहे हो, आप न्यूयॉर्क घूम रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तो मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट उनका जो भी 7 वंडर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर द एक्सपोजर विच दे गेट, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एक और इसका काफ़ी अच्छा सा इंसाइट है, मतलब ठीक है अगर हम नेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आवर ओन इंटरेस्ट, देन मर्चेंट नेवी प्रोवाइड्स यू फॉर NRI स्टेटस, तो उससे आप टैक्स बचा सकते हो। सो वट एवर यू आर अर्निंग, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बिकॉज यू विल बी ट्रीटेड एज एन NRI कैंडिडेट सिंस यू आर लिविंग more than 6 months outside the country's territory। अब आते हैं इसके कॉन्स पे। कॉन्स भी थोड़े से है कंसर्निंग है, जिसके वजह से लोग इसको थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं इसको लेके कि ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम है ना कि आप फैमिली से दूर रहते हो मोर देन 6 months, 6.5 months, 8 months, तो वो एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज कि मेरी फैमिली कैसी होगी, या फिर अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आए, सो वेदर आई विल बी एबल टू अटेन देम ऑन टाइम और नॉट। हालांकि कंपनीज कोडियल होती हैं, दे सी इफ़ देयर इज़ इमरजेंसी, सो दे ट्राई टू प्रोवाइड योर साइन ऑफ, बट स्टिल इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। उसके बाद ये है कि एक वर्किंग आवर्स जो है वो भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज शिप बीइंग ऑन शिप इज़ अ डिमांडिंग थिंग, और जब पोर्ट्स रेगुलर आने लगेंगे या फिर कार्गो आपके पास थोड़ा सा टफ़ है, तो उसको हैंडल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आपका स्लीपिंग आवर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है शिप पे। एक ये भी कौन है ना कि जैसे आपको 4 महीने 5 महीने की छुट्टी तो मिल जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि आप 4 महीने में बहुत कुछ कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, बट इनिशियली 1 महीने तो अच्छा लगेगा कि आप ठीक है, आप अपने हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप वेकेशन पे चले गए, लेकिन उसके बाद का समय काटना घर पे मुश्किल हो जाता है कि यार अब क्या करें। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स या मेरे फ्रेंड्स थोड़ा फेस करते हैं कि इनिशियली तो ठीक है आप लैंड पे आए, आपको मज़ा कर लिए, पर उसके बाद लगने लगता है कि यार कुछ कर नहीं रहे हैं, बस घर पे बैठे हैं, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एक वैसी वाली फीलिंग भी आती है इस प्रोफेशन में। एक और इशू ये है कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप एक स्पेसिफिक से डोमेन में आप हो, बहुत ही स्पेसिफिक है, और वो भी आप लैंड पे तो कुछ खास नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो आप सी पे कर रहे हो, तो एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बाकी प्रोफेशन में मिल सकती है वो इसमें नहीं मिलेगी। अगर कंसर्न्स की बात करें तो सी सिकनेस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोगों को अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, सी लाइफ इज़ अ बिट टफ। अदर देन दिस देयर आर सम सी एक्सीडेंट्स एज वेल, और थोड़ा सा रिस्की तो है क्योंकि आप डेंजरस कार्गो कैरी कर रहे हैं। हालांकि अगर आप SOPs फॉलो करो, जो भी कन्वेंशन है जैसे कि सोलास या फिर मारपोल एंड ऑल, सो ठीक है, मीन्स यू विल बी सेफ, बट स्टिल रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। और लास्ट जो इशू है ना वो एक ये इशू है कि ठीक है यार, आप 6 महीने शिप पे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे you have certain social obligations, like you want to attend ceremonies, marriage ceremonies, or some of my seniors have not been able to attend their child's delivery, so these things after a point of time does matter। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशली इंक्लाइंड हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि शायद आप मर्चेंट नेवी अवॉइड कर सकते हो। तो अब अपने बारे में बताते हैं कि मैंने मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ी और सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों की। तो सबसे पहले तो ये कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो पासिंग आउट परेड के टाइम में हमारे एक सीनियर आए थे, IAS रविंद्र कुमार सर। तो जब वो आए ना एज अ चीफ गेस्ट, और ही वॉज इवन ही इज़ ऑल्सो हेल्ड एज द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम कि लगा क्या कि यार ओके, आई एम ए मर्चेंट नेवी बट आई कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल, आई कैन बी अ सिविल सर्वेंट एज वेल, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। तो वहाँ से एक थॉट तो मन में आ ही गया था। But when I joined from New York, it was good, means the experience was overall fine, but I faced certain health issues over there, as I was talking about seasickness, so I faced that issue।
तो वो भी एक रीज़न था मेरा डिसकंटिन्यू करने का। और इसके साथ एक ये फीलिंग आया कि ऑल ऑफ अस कॉन्टम्पलेट कि क्या करेंगे 5 साल बाद या 10 साल के बाद, वे आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। So when I was contemplating that on board ship, I realized that okay, this is not the thing I would like to continue for long. So I thought that अगर आपको छोड़ना ही है, शिपिंग छोड़ना है या कोई भी प्रोफेशन छोड़ना ही है, तो लेट क्यों करना? If you want to switch, then today is the best time. तो एक ये रीज़न था मेरा शिपिंग को जल्दी छोड़ने का। अब आते हैं उस एस्पेक्ट पे कि क्या यार मतलब क्या है सिविल सर्विस और मर्चेंट नेवी का कोरिलेशन और क्या अप्रोच होना चाहिए। सो माई टेक इज़ ओके, इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, इफ़ यू हैव रियली थॉट अबाउट इट, अगर आपको लगता है कि ये जो सर्विस है ये आपके क्रिएटिव अर्ज को सेटिस्फाई करेगी, साथ में जो सोशल इंस्टिंक्ट वाला जो एस्पेक्ट है अगर वो आपके अंदर है और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इफ़ यू आर इन मर्चेंट नेवी यू कैन स्विच ओवर टू सिविल सर्विसेज। आई हैव लॉट ऑफ सीनियर्स मीन्स holding a very important post in Government of India. They have been part of Merchant Navy and they have left and are becoming and have proved to be excellent civil servants. तो वो आप बिल्कुल ही कर सकते हो। अब आती है प्लान बी के बारे में बात और अप्रोच के बारे में बात। तो देखिए, when I left my job I was 21 years old. I was very young, I was not much aware about things and I had higher risk taking appetite. So at the age of 21 I could have taken the risk and I did took the risk. मेरे पास खोने के लिए तो था बहुत कुछ, लेकिन ये भी था कि मेरे पास एज मेरे हाथ में था, तो अगर कुछ मिसफायर हो तो हम बैक हो सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। आई हैड अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझसे इस स्टेज में पूछोगे कि क्या आप सर्विस छोड़ पाते या कोई और प्रोफेशन छोड़ पाते, तो शायद हम वापस से सोचते कि पता नहीं यार, इतना रिस्क लेना इस स्टेज ऑफ लाइफ में आई एम नॉट श्योर। बट इफ़ यू आर यंग एंड इफ़ यू आर विलिंग देन यू शुड टेक द रिस्क। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डिड नॉट हैड एनी प्लान बी बिकॉज क्या कर सकते हो आप, मर्चेंट नेवी इज़ अ वेरी स्पेसिफिक डोमेन थिंग, बहुत ही पर्टिकुलर सा चीज़ है और लैंड पे तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। सो इफ़ यू आर टेकिंग द रिस्क यू हैव टू रियलाइज़ दैट बाकी प्रोफेशंस में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस ना मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं था, मेरे पास यही था कि यार यू आर 20 and a half and 21 year old एंड यू हैव टू गिव योर ऑल आउट। और हमको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे सक्सेस होने का एक रीज़न भी था, बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन। आई जस्ट केम बैक माई होम, आई टुक अ रूम, आई सैट ऑन अ टेबल एंड चेयर एंड आस्क्ड माई मदर टू just let me be for around 1.5 or 2 years or whatever, or how many years it may take. The best part about my success is that my friends and family supported me immensely. Means I cannot be more grateful to them because जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया सोसाइटी से, या फिर एक हो जाता है, एक टैबू सा होता है कि अच्छा ये जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज कर रहा है और सिविल सर्विसेज इज़ लाइक अ ब्लैक होल, तो वो तो कुछ होना है नहीं उसमें, ये सबको लगता है। कुछ रिलेटिव्स का भी ऐसा परसेप्शन था कि क्या ही होगा, लेकिन if you have the strength and backing of your family, of your close friends, I would like to take name of them as well. Ankit was there, Aditya was there, Krishna was there. तो ये लोग अगर आपको थे, ये लोग अगर आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी डील कर पाओगे। एक और प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आप वापस जाना भी चाहो तो योर बैचमेट्स विल बिकम सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, और आप फिर कैडेट की तरह तो वापस स्टार्ट नहीं कर पाओगे ना। तो ये भी मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो अगेन वो मेरे लिए एक पॉजिटिवली ही काम किया कि यार जल्दी से जल्दी करना है और सर्विसेज में जल्दी आना है। एक और सपोर्ट सिस्टम थे मेरे साथ, जो कि थी मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी दीदी। तो उन्होंने भी ना मुझे सोसाइटी के चिट चैट से बचा के रखा एंड शी न्यू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया मुझे और एक बहुत ही क्लोज सा एटमॉस्फेयर बनाया मेरे लिए, ताकि मैं उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। नाउ अगर आप
एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर एज हो, सपोज यू आर 26, 27, और अब आप सोच रहे हो स्विच करने का फ्रॉम मर्चेंट नेवी टू सिविल सर्विस और से फ्रॉम एनी अदर सर्विस टू सिविल सर्विस, तो थोड़ा सा डाइसी तो बिल्कुल हो जाता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट प्रीलिम्स इज़ बिकमिंग वेरी वेग दीज डेज, और इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि इवन इफ़ यू आर बेस्ट, समवन एल्स विल बी बेटर देन यू। तो ये तो एक रियलिटी है, क्रूड रियलिटी है, थोड़ी हार्श रियलिटी है, लेकिन है। तो अगर आप एक सर्टेन स्टेज पे आ चुके हो, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू हैव प्लान बी। इट मे बी एनी बिजनेस थिंग, इट मे बी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिकॉज सी नो एग्ज़ाम इज़ गुड और बैड, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फाइंड सेटिस्फैक्शन। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मर्चेंट नेवी में दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, दे आर enjoying the service like anything, and there are some civil servants as well who are not happy. So happiness cannot be correlated with the service. It is how well you are performing, that is what matters. तो अगर आप यंग हो, देन आई वुड से दैट ज़्यादा प्लान बी के बारे में मत सोचो, गिव योर ऑल आउट। इट इज़ योर डेस्टिनी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, सो गिव योर ऑल आउट। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आप थोड़े से एज आपके फेवर में नहीं है, देन येस, देन यू कैन हैव योर प्लान बी, देयर इज़ नो हार्म एंड शेम इन दैट। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी फ्रॉम क्लास 10th टिल प्रेजेंट टाइम। आई रियली होप दैट द students who are preparing or who are aspiring to be merchant navy officers, they have got some clarity, and for those who are planning to switch over from merchant navy to civil service, they must have also got some benefit from this video. I would like to thank DKT as well for giving me the opportunity. Thank you so much.